नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको लेह की घाटियों में गूंजा भारत माता का जय घोष सुनवाऊंगा। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद पर पहुंचे, भारत के वीर जवानों से मिले, उनके शौर्य को नमन किया तो चीन को चौंका दिया और चेतावनी भी दे दी। प्रधानमंत्री की बात सुनकर जवानों का हौसला बढ़ा और जवानों ने भारत माता की जय के जो नारे लगाए, उसकी गूंज इन घाटियों में कई दिनों तक सुनाई देगी। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम किया जो दुनिया का कोई नेता नहीं कर पाया। मोदी ने वो जज्बा दिखाया जो आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाया। आज मोदी ने चीन के साथ साथ दुनिया को दिखा दिया, भारत बदल चुका है। भारत की सेना की तरह भारत का नेतृत्व भी चट्टान की तरह मजबूत है। आज मोदी ने अचानक लेह का दौरा करके पूरी दुनिया को हिला दिया। मोदी ने सरहद पर खड़े होकर चीन को साफ साफ मैसेज दिया। शब्द सधे हुए थे लेकिन साफ थे। कहा, समझ जाओ, सावधान हो जाओ, अब विस्तारवादी नीति नहीं चलेगी। मोदी ने सरहद पर खड़े होकर चीन के फौजियों के दांत खट्टे करने वाले जवानों से कहा, दुश्मनों ने आपका फायर भी देख लिया और फ्यूरी भी देखी। मोदी ने कहा, भारत बांसुरी बजाने वाले कृष्ण की पूजा करता है, लेकिन सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मानता है। प्रधानमंत्री ने कहा, पूरा लद्दाख, एक एक पहाड़, एक एक चोटी, एक एक कंकड़ भारत का हिस्सा है। लद्दाख भारत का मस्तक है। मोदी ने कहा, हमारे वेद पुराण कहते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा। धरती की सुरक्षा जाबाज लोग ही करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मानवता के लिए शांति जरूरी है और शांति के लिए शक्ति भी जरूरी है, क्योंकि कायर लोग कभी शांति की पहल नहीं कर सकते। वीरता शांति की पहली शर्त है और दुनिया ने भारत का पराक्रम देखा है, हमारे जवानों का शौर्य देखा है। मोदी ने कहा, भारत न कभी किसी के सामने झुका है, न कभी किसी के सामने झुकेगा। मोदी ने जो कुछ कहा वो चीन के लिए वार्निंग थी, चीन के लिए संदेश था, चीन के लिए भारत का सुझाव था। मोदी ने बार बार विस्तारवादी कहकर चीन को संबोधित किया। मोदी ने कहा, विस्तारवाद ने हमेशा दुनिया की शांति के लिए खतरा पैदा किया है, लेकिन इस तरह की ताकतें टिक नहीं पाई, या तो खुद मिट गई या मिटा दी गई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया विस्तारवाद के खिलाफ है, क्योंकि दुनिया अब विकास चाहती है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर
अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। मोदी ने विकास और विस्तारवाद की बात की और इस बात यह भी समझा दिया कि भारत वीरों की धरती है, भारत में शक्ति की उपासना होती है, भारत में शक्ति की पूजा होती है। भारत शांति का प्रतीक है, लेकिन हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि निर्बल, कमजोर या शक्तिहीन कभी शांति की पहल नहीं कर सकते, क्योंकि शांति की तो शुरुआत ही शक्ति से होती है। मैसे साफ है, अगर चीन ये समझ रहा है कि शांति की बात करना भारत की कमजोरी है, तो ये चीन की सबसे बड़ी भूल है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है, तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। मोदी ने वक्त भी खुद चुना, मौका भी खुद चुना और जगह भी खुद चुनी, और जवानों के साथ साथ सरहद पर खड़े होकर दुनिया और दुश्मन को क्या मैसेज देना है, किन शब्दों में देना है, यह भी नरेंद्र मोदी ने तय किया था। सरहद पर चीनी फौज को जवाब दे रहे हमारे वीर जवानों से मोदी ने कहा, उनकी शक्ति, उनकी वीरता को पूरा देश महसूस कर रहा है। मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस अंदाज में किया, उससे जवानों के साथ साथ पूरे देश का मनोबल हिमालय से ऊंचा हो गया। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप
मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। प्रधानमंत्री आज दिल से बोल रहे थे। उनका एक एक शब्द देश की आवाज था, हर हिंदुस्तानी के मन की भावना थी जो प्रधानमंत्री ने जवानों को कन्वे कर दी। उन्होंने गलवानों को, बलवानों को सलाम किया, उनके पराक्रम को नमन किया। मोदी ने कहा कि देश के वीर सपूतों की शौर्य गाथा हर हिंदुस्तानी की जुबान पर है। पूरी दुनिया जवानों की जाबाजी का लोहा मान चुकी है। मोदी ने अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए रामधारी सिंह दिनकर की कविता का सहारा लिया। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। लेह और लद्दाख में सरहद की हिफाजत की जिम्मेदारी सेना की 14 कोर की है। आज प्रधानमंत्री मोदी जब 14 कोर के जवानों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इसी कोर की कैप लगाई हुई थी। इसी कोर का नारा है फायर एंड फ्यूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे जवानों की फायर और फ्यूरी दोनों दुश्मन ने देख ली है। इस आग और गुस्से को दुश्मन ने महसूस कर लिया है। लद्दाख भारत का मस्तक है और देश के मस्तक को हमारे जवान कभी झुकने नहीं देंगे। इसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर है और पूरा देश अपनी फौज के साथ खड़ा है। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने
आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। प्रधानमंत्री का मैसेज क्रिस्टल क्लियर था। भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। मोदी का इरादा भी साफ था। भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। चीन को अगर कोई गलतफहमी है तो उसे अपने मन से निकाल दे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जवानों से कहा, धरती हमेशा वीरों की होती है। हमने हजारों सालों में बहुत सारे आक्रमणकारियों को देखा, बहुत से हमले झेले, लेकिन न भारत माता की सुरक्षा के प्रति और न देशीय अखंडता के प्रति हमारा संकल्प कम हुआ। मोदी ने कहा, बहुत से हमलावर आए और मुंह की खाकर चले गए। खड़गेन आक्रम्य भंजितः, खड़गेन आक्रमः भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं। आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा किसी नेता का दौरा नहीं था। यह सिर्फ प्रधानमंत्री का दौरा नहीं था। मोदी हिंदुस्तान के 130 करोड़ों का संदेश, उनका सपोर्ट, उनकी शुभकामनाएं लेकर पराक्रमी जवानों के पास पहुंचे थे। देश के मुखिया को जवानों ने अपने बीच में देखा तो उनका जोश 100 गुना बढ़ गया। देश के प्रधानमंत्री ने जब जवानों को सिर झुकाकर नमन किया तो भारत माता के जयकारे चीनियों के कानों तक पहुंच गए। आज सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ देश का प्रधानमंत्री सरहद पर नहीं था। प्रधानमंत्री के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों थे। इसका कुछ मतलब है, इसका कुछ मैसेज है और मैसेज बड़ा क्लियर है। शांति से रहोगे तो गले लगाएंगे, गिरबान पर हाथ डालोगे तो गर्दन काट डालेंगे। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कब, कहां, कितना और क्या कहना है, और कहने का उनका अपना अंदाज है। मोदी जवानों से मिले तो उनका अभिनंदन किया गया, उनकी हिम्मत को, उनके शौर्य को सलाम किया। अफसरों के साथ मीटिंग की, दुश्मन की हरकत का एक एक अपडेट लिया, हमारी तैयारियों का जायजा लिया और इसके बाद फिर कहा, जिस धरती के लाल अपनी मातृभूमि के सामने अपने देश को बचाने के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को हर पल तैयार हो, उस धरती का एक कंकड़ भी कोई नहीं ले सकता। उस भारत मां की आंख तरफ कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। भारत माता की वंदे वंदे। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत
माता की 11,000 फीट की ऊंचाई पर आज देश के जवानों के बीच जब अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो जवानों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया वंदे और चीन को एलएसी से डायरेक्ट मैसेज मिला। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग बलिदान पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। युद्ध के मैदान में, सीमा पर यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री को अपने बीच देखकर जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। वंदे माता की प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवानों की पीठ थपथपाई, उनकी हौसला अफजाई की, गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को नमन किया। देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के में पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। एलएसी पर देश की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप एक साथ थी और धोखेबाज चीन को प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। एलएसी के फ्रिक्शन पॉइंट से चीन को पीछे हटना ही होगा, क्योंकि ये 2020 का भारत है। हम एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे, आंख झुकाकर नहीं, आंख में आंख डालकर बात करेंगे। हिंदुस्तान का मस्तक कभी नहीं झुकने देंगे। और सबसे बड़ी बात, पूरा देश, पूरी सरकार हमारे जवानों के साथ है। आर्मी एलएसी पर कार्रवाई के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। अफसरों को दिल्ली से ऑर्डर के इंतजार की जरूरत नहीं है। जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। असल में आज प्रधानमंत्री ने अपना लेह लद्दाख का सरप्राइज दौरा किया। कल रात तक किसी को भी नहीं पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह जाने वाले हैं। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की बात थी, बाद में पता चला कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेह जाएंगे। लेकिन आज सुबह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे के साथ स्पेशल चॉपर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख आए तो वहां मौजूद कमांडर्स भी चौंक गए। वंदे सबसे पहले प्रधानमंत्री लद्दाख की नीमू पोस्ट की फॉरवर्ड लोकेशन पर गए। नीमू पोस्ट जंस्कार रेंज से घिरी हुई है, सिंधु नदी के किनारे है, इलाका काफी दुर्गम है, इसलिए यहां पहुंचना आसान नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री यहां पहुंचे और कमांडर के रोल में नजर आए। प्रधानमंत्री को नॉर्दर्न कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने ब्रीफिंग दी। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने 14वीं कोर की कैप लगाई। इसे फायर एंड फ्यूरी कोर भी कहा जाता है। यह कोर पूरे लद्दाख का इलाका मॉनिटर करती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और दुनिया की सबसे ऊंची आर्मी पोस्ट सियाचिन की जिम्मेदारी भी इसी कोर पर है। सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को
ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद जवानों के बीच पहुंचे। यहां पर आर्मी, एयरफोर्स और आईटीबीपी के सैनिकों से बात की, उनका जोश बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया। इसके बाद प्रधानमंत्री को वीडियोस के जरिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और सैटेलाइट मैप्स के जरिए एलएसी की सिचुएशन बताई गई। ब्रीफिंग के लिए 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह मौजूद थे। वही कमांडर जिन्होंने चीनी अफसरों के साथ एलएसी की सिचुएशन को लेकर 3 बार कमांडर लेवल की बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ एयर ऑफिसर इन कमांड भी मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री को आर्मी के साथ साथ एयरफोर्स की भी तैयारियों के बारे में बताया गया। शौर्य, सम्मान, मर्यादा पूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये 4 गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। फॉरवर्ड पोस्ट के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह की 14वीं कोर के हेडक्वार्टर भी पहुंचे। यहां पर नॉर्दर्न कमांड, 14th कोर के साथ आर्मी चीफ और सीडीएस जनरल बिपिन रावत मौजूद थे। सभी ऑफिसर्स से प्रधानमंत्री ने ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी हासिल की। इस मीटिंग के फौरन बाद नरेंद्र मोदी लेह के हॉल ऑफ फेम भी गए। यहां करगिल में शहीद जवानों के लिए स्मारक बना है। प्रधानमंत्री ने सैनिकों के शौर्य को सलाम किया। आज मोदी के दौरे की तस्वीरें देखकर लगा कि वक्त वाकई में बदल गया है। वरना कभी किसने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि जब सरहद पर फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे हो, सीमा पर टैंक्स की तैनाती हो चुकी हो, तोपों ने पोजीशन ले ली हो, हजारों की संख्या में सैनिक तैनात हो गए हों, स्पेशल कमांडोज पहाड़ों की चोटियों पर अलर्ट मोड में तैयार बैठे हों। ऐसे माहौल में देश का प्रधानमंत्री खुद भी आर्मी की कैप लगाकर सरहद पर पहुंच जाएगा। इससे पहले देश ने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी। ये देश के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ सरहद पर जवानों से मुलाकात नहीं की, सिर्फ खुले मैदान में आर्मी के जवानों और अफसरों को संबोधित नहीं किया, बल्कि लेह के हॉस्पिटल जाकर उन जवानों से भी मिले जिन्होंने गलवान में चीनी सैनिकों को मजा चखाया था। एक एक जवान ने कई चीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। मोदी ने एक एक जवान का हाल पूछा, उससे बात की, उनके शौर्य को सलाम किया और वीर जवानों की माताओं को भी नमन किया। ये तस्वीरें किसी भी जवान का सर फख्र से ऊंचा कर देंगे, उसके सीने में नया जोश भर देंगे। आज उन वीर जवानों के बीच खुद प्रधानमंत्री मौजूद थे, जिन्होंने 15 जून की रात लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को नाको चने चबवा दिए, उन्हें सबक सिखाया। एक एक जवान 10-10 पर भारी पड़ा। इसी खूनी झड़प में हमारे कई फौजी घायल हुए। उन्हीं का हाल चाल पूछने खुद प्रधानमंत्री लेह के मिलिट्री हॉस्पिटल गए। किसी के कंधे पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाया, तो किसी की शौर्य गाथा को ध्यान से सुना। प्रधानमंत्री एक एक जवान के पास गए। मोदी ने कहा, आपसे ऊर्जा लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपकी ही बदौलत भारत न कभी किसी के सामने झुका है, न झुकेगा। जिस वीरता के साथ आपने लड़ाई लड़ी, और मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं, वे भी ऐसे ही नहीं गए। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही
गौरव अनुभव होता है। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है, वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं, शत शत नमन करता हूं माताओं को। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री ने आज जो किया, जिस तरह तनाव के बीच जवानों के बीच गए, अपने जवानों के पुरुषार्थ को सलाम किया, जिस तरह सरहद पर भारत मां का जयकारा लगाकर दुश्मन को ललकारा, उसके बाद विरोधी भी मोदी की तारीफ ही करेंगे। आज 130 करोड़ों को इस बात पर गर्व होगा कि उन्होंने एक मजबूत, साहसी और हिम्मत वाले नेता को देश की कमान सौंपी है। आज हमारी फौज को यकीन होगा कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। आज दुनिया को यकीन हो गया कि अब भारत बदल गया है, अब भारत गरज रहा है, भारत उठ खड़ा हुआ है। इसका पराक्रम चीन को समझ आ गया होगा। चीन को यह भी पता चल गया होगा कि सिर्फ ड्रैगन की फुफकार से भारत के शेरों को डराना नामुमकिन है। देश का बच्चा बच्चा भारत माता के जय के नारे लगा रहा है, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके मन में अभी भी शंका है। राहुल गांधी, जिन्होंने मोदी के भाषण पर सवाल उठाए, आज भी कुछ लोगों के वीडियो उन्होंने पोस्ट किए और उन्हें लेह का निवासी बताया और लेह के लोग कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मोदी जी कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं हुआ। कोई तो झूठ बोल रहा है। राहुल गांधी का इशारा साफ था, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। ये डायलॉग जो वो कई साल से बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये साबित हो गया कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे। उन्होंने जिन लोग के वीडियो पोस्ट किए थे वो आम लोग नहीं, कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता निकले, ऑफिस बेरर निकले। इनमें से कुछ लोग न लेह के थे न लद्दाख के, और जो लेह लद्दाख के हैं वो भी कांग्रेस के वर्कर, कांग्रेस के पदाधिकारी निकले। लद्दाख के अंदर जो चमथम का राहुल ने 3 मिनट 4 सेकंड का जो वीडियो शेयर किया, उसमें कई लोग ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि चीन ने लद्दाख की जमीन पर कब्जा किया। वीडियो में दिख रहा एक शख्स तो यहां तक कह रहा है कि गलवान में चीनी सैनिक 15 किलोमीटर तक अंदर घुस आए हैं। चीनी फौजी हमारे गलवान एरिया में 15 किलोमीटर घुस के आया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये लोग लद्दाख के ही हैं, लेकिन जब जांच की, पता किया गया तो राहुल गांधी झूठे निकले। इस वीडियो में 4 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मतलब ये कि राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी से जुड़े लोगों से लद्दाख और गलवान मुद्दे पर बुलवाया और फिर शेयर कर दिया। लद्दाख के अंदर जो चमथम का जो इलाका है
यहाँ जो इस इलाके के अंदर लगातार जो चाइना अपना एक्विजिशन कर रहा है। राहुल गांधी के वीडियो में इस शख्स का नाम सचिन मिरूपा बताया गया। इंडिया टीवी ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा सचिन मिरूपा हिमाचल प्रदेश में NSUI का जनरल सेक्रेटरी है, कांग्रेस वर्कर है। राहुल गांधी ने जैसे ही वीडियो ट्विटर पर शेयर किया, खुद सचिन मिरूपा ने भी इस वीडियो को रिट्वीट कर दिया। राहुल गांधी ने टुंडुप नुबू नाम के एक शख्स का भी वीडियो शेयर किया। पता चला कि टुंडुप नुबू कांग्रेस कार्यकर्ता है, लद्दाख में इंडियन यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी भी है। एक तरफ से चाइना हमारे जमीन हमसे छीना जा रहा है, लद्दाखियों से, हिंदुस्तानियों से हमारा जमीन छीना जा रहा है। राहुल गांधी के वीडियो में एक और शख्स की पोल खुली। राहुल के वीडियो में दोरजे गेल्सन लद्दाख को लेकर बड़े बड़े दावे करते सुनाई दे रहा है। दोरजे गेल्सन लेह की यूथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। कुछ वक्त पहले दोरजे और नुबू ने एक साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसी कॉन्फ्रेंस का वीडियो है। वीडियो में सामने कांग्रेस पार्टी का चिन्ह दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी एक बार फिर पकड़े गए। वो तो बस ये साबित करना चाहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। कई दिन से कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। वो गवाह लेकर आए, जिन्हें लद्दाख की जनता कहकर पेश किया, लेकिन वो कांग्रेस के वर्कर निकल गए। राहुल क्या समझते थे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा? ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अब वो जमाना चला गया जब आप झूठ बोलकर निकल सकते थे। अब राहुल ने अपनी पार्टी को एक बार फिर से एम्बेरस कर दिया है। राहुल का दावा एक बार फिर झूठा साबित हुआ, वैसे ही जैसा राफेल के आरोप झूठे साबित हुए थे। लेकिन आज ICMR ने एक दावा किया, उसके लिए पूरी दुनिया दुआ करेगी कि यह दावा सच्चा निकले। इस वक्त पूरी दुनिया में जिस चीज का सबसे बेसब्री से इंतजार है, वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन और कोरोना वायरस का इलाज। आज ICMR ने दावा किया कि दुनिया का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि जो वायरस अब तक 5.25 लाख लोगों की जान ले चुका है, 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोग जिस वायरस की गिरफ्त में हैं, उस खतरनाक वायरस पर काबू करने वाला फॉर्मूला भारत ने खोज लिया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन भारत ने बना ली है और 15 अगस्त को ये वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। भारतीय दवा कंपनी भारत बायोटेक ने ICMR के साथ मिलकर कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई है, यह दावा आज किया गया। कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन के बीच इससे अच्छी खबर और कोई नहीं हो सकती। ऐसे वक्त में जब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी, तब मोदी सरकार की कोशिशों के चलते भारतीय दवा कंपनी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन बनाने के बेहद करीब पहुंच गई है। वैक्सीन बनाने का 99% काम हो चुका है। अब तैयारी इसे मार्केट में लॉन्च करने की है। ये बड़ी बात खुद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बताई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के काम में भारत बायोटेक के साथ ICMR और पुणे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी साझेदार है। ICMR ने भारत बायोटेक से वैक्सीन का फास्ट ट्रैक क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने को कहा है। ICMR की तरफ से भारत बायोटेक को भेजे गए लेटर में कहा गया है कि पहली स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन भारत सरकार का टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है। इसलिए वैक्सीन से जुड़े सभी क्लिनिकल ट्रायल जल्द से जल्द पूरे किए जाएं, जिससे वैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च की जा सके। इस वैक्सीन को BBV152 कोविड नाम दिया गया है। प्री क्लिनिकल स्टडी हो रखी है। इसमें ये पाया गया है कि गुनिपिग और उसमें माइस में स्टडी हो रखी है। वहाँ पे इसकी सेफ्टी आइडेंटिफाई हो चुकी है, इसलिए अब ह्यूमन ट्रायल में हम लोग जाएंगे। तो यूजुअली ट्रायल में क्या होता है कि फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट फेज खत्म होने के बाद हम एनालाइज करते हैं, फिर सेकंड फेज में जाते हैं। बट इस समय पेंडेमिक की सिचुएशन है, तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे। ट्रायल में जो डेटा कलेक्ट होगा उसको एनालिसिस करेंगे हम लोग, और एनालिसिस के बाद अगर वो सेफ पाया गया और इफेक्टिव पाया गया तो फिर आम पब्लिक के यूज़ के लिए आएगा वो। ICMR की तरफ से भारत बायोटेक को भेजी चिट्ठी में कहा गया है कि 7 जुलाई से हर हाल में वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया जाए और इसमें कोई कोताही न बरती जाए। मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा ICMR की इस चिट्ठी में लिखी आखिरी लाइन से समझ आता है, जिसमें लिखा है कि वैक्सीन की रिसर्च में किसी भी तरह की कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल ICMR द्वारा तय प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। इसके लिए देश भर में 12 सेंटर्स चुने गए हैं। इनमें दिल्ली और पटना का एम्स और रोहतक का PGIMS शामिल है।
रोहतक के पीजीआईएमएस में फार्माकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी डॉक्टर सविता वर्मा ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल कैसे होगा। भारत बायोटेक ने अपनी लैब्स के अंदर उनके पास पूरा वीरो सेल कल्चर डेवलप करने की टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने अमेरिका से ली थी, और ये पूरी की पूरी वैक्सीन जो है वो इंडिजिनसली हमारे भारत के अंदर ही भारत बायोटेक कंपनी के लैब्स के अंदर बनाई गई है, और उसके बाद उसके एनिमल टेस्टिंग करी गई है और एनिमल टेस्ट्स के अंदर वो सेफ पाई गई है। और अब हमने उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू करना है, फेज़ 1 और फेज़ 2। पहले हम लो डोजेस में स्टार्ट करेंगे और पहले 50 लोगों को दिया जाएगा ये वैक्सीन, और अगर उनमें सेफ पाया जाता है और कोई भी उनमें साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता तो आगे के लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। अगर नतीजे वैज्ञानिकों की उम्मीद जैसे रहे तो कोवैक्सीन 15 अगस्त को लॉन्च कर दी जाएगी। भारत बायोटेक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये काफी शानदार रहा है। भारत बायोटेक के वैज्ञानिक पोलियो, रेबीज, रोटा वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसी वैक्सीन बना चुके हैं। भारत बायोटेक के मुताबिक इस वैक्सीन के रिसर्च और प्रोडक्शन पर 1500 से लेकर 2200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर हमारे वैज्ञानिकों ने वाकई में कोरोना की वैक्सीन खोज निकाली तो ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरी दुनिया देखेगी चीन ने बर्बादी फैलाने वाला, विनाश फैलाने वाला वायरस भेजा और हिंदुस्तान ने उसे खत्म करने वाली वैक्सीन बनाई। नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा कि वो दिन रात काम करें, फंड की चिंता ना करें, कोरोना का इलाज खोजें, उन्हें प्रोसीजर्स और परमिशन में भी छूट दी जाएगी, लेकिन वो ऐसी वैक्सीन बनाएं जिसे पूरी दुनिया स्वीकार करे। तो आईसीएमआर ने तो आज अच्छी खबर दी है, उम्मीद करेंगे ये वैक्सीन जल्दी आए। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक बुरी खबर आई। कानपुर में एक खूंखार अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। अपराधियों ने घेरकर 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। सुबह कानपुर से बुरी खबर आई। कई मर्डर और लूट के केसेस के आरोपी विकास दुबे को पुलिस पकड़ने गई। उसके घर के चारों तरफ घेराबंदी की गई थी, लेकिन अपराधियों को पुलिस की मौजूदगी की खबर थी। पुलिस को अंदाजा नहीं था कि अपराधियों के पास कितने हथियार हैं। चूंकि उनके घर में परिवार के लोग थे, इसलिए पुलिस वाले संभल कर कदम उठा रहे थे और अपराधियों ने इसका फायदा उठाया। पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। 8 पुलिस वालों की मौत हो गई। अपराधी पुलिस की AK-47 और ऑटोमेटिक राइफल्स और पिस्टल भी लूट कर ले गए। ये तस्वीरें ही काफी हैं ये बताने के लिए कि पुलिस की टीम पर हमला कितनी प्लानिंग के साथ किया गया। हिस्ट्री शीटर के घर के बाहर जेसीबी और अंदर ऑटोमेटिक हथियार। सोच कर देखिए एक अपराधी की इतनी हिम्मत कि उसने पूरी पुलिस टीम पर प्लानिंग के साथ हमला कर दिया। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों के शहीद होने की खबर आतंकवाद और नक्सल प्रभावित इलाकों से आती है, लेकिन इस बार पूरे देश को हिला देने वाला यह हमला हुआ यूपी की राजधानी लखनऊ से महज 100 किलोमीटर दूर कानपुर में। इस हमले को अंजाम दिया है विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर ने। हमला भी ऐसा कि जिसने सिस्टम से लेकर सरकार सबको हिला दिया। यहाँ पर आप देखिए फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी हुई है, स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हुई है। इन सभी गाड़ियों के टूटे हुए शीशे बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की अपने आप को बचाने के लिए, हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से ये कांच है वो टूट गया है। फॉर्च्यूनर का भी और ये स्कॉर्पियो गाड़ी है इसका भी कांच पूरी तरीके से टूटा हुआ है। यानी कि यहाँ से भी कोशिश एक बार की गई थी बदमाशों की तरफ से कि वो इसको लेकर के भागें। डीएसपी देवेंद्र मिश्र, सब इंस्पेक्टर महेश यादव, सब इंस्पेक्टर अनूप सिंह, सब इंस्पेक्टर नेबूलाल, कांस्टेबल जितेंद्र पाल, कांस्टेबल सुल्तान सिंह, कांस्टेबल बबलू कुमार, कांस्टेबल राहुल कुमार, ये लोग यूपी पुलिस के वो जांबाज अफसर और जवान थे जो एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को पकड़ने गए लेकिन शहीद हो गए। क्रिमिनल्स की तरफ से किया गया हमला इतना जबरदस्त था कि पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए छिपना पड़ा, लेकिन अपराधियों ने पुलिस वालों को खोज खोज कर गोली मारी।
और चूंकि ये सारी फायरिंग छत के ऊपर से की जा रही थी, लिहाजा पुलिसकर्मियों के पास बहुत ज़्यादा मौका नहीं था अपने आप को संभालने का। पुलिसकर्मी कोई किसी के घर में घुसने की कोशिश किया है, किसी ने इस तरीके के बाथरूम में घुसने की कोशिश किया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से गोलियों के निशान है, जिसको देखिए कि एसटीएफ ने और लोकल पुलिस ने बाकायदा राउंड ऑफ किया है। गोली बाकायदा इस दीवार को चीरते हुए अंदर गई है और यहाँ पर जो मंजर है, यहाँ पे जो खून पड़ा हुआ है, बताने के लिए काफ़ी है कि पुलिसकर्मियों ने इसमें अपने आप को छुपाने की कोशिश की, लेकिन सामने देखिए, सामने से विकास दुबे का घर है, यहाँ छत से फायरिंग हो रही थी और ये देखिए यहाँ से बाकायदा बुलेट अंदर एंटर की है, यहाँ से बुलेट अंदर एंटर की है। सारे स्पॉट्स को पुलिस के द्वारा चिन्हित किया गया है। यही नहीं, विकास दुबे और उसके साथी फरार होने से पहले पुलिस वालों की AK-47 राइफल, इंसास राइफल, पिस्टल और गोलियां भी लूट कर ले गए। पुलिस को कोई सबूत न मिले, इसके लिए विकास दुबे सीसीटीवी की सारी फुटेज का रिकॉर्ड भी साथ ले गया। हमले के बाद से पूरी सरकारी मशीनरी विकास दुबे की तलाश में जुटी है, लेकिन उसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। इस भयानक हत्याकांड से यूपी की पुलिस हिल गई है, सरकार परेशान है। बड़े बड़े अफसर मौके पर पहुंचे। दोपहर में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे। योगी ने कहा, जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, पुलिस कर्मियों की हत्या करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी बात है कि जब योगी ये बात कह रहे थे, उस वक्त तक विकास दुबे की गैंग के 2 मेंबर मारे जा चुके थे। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि जब तक 8 शहीद पुलिस वालों के हत्यारों को उनके गुनाह की सजा नहीं दिलाएंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। किसी भी अपराधी को योगी ने जब ये बात कही, उसी वक्त ये खबर भी आ गई कि इस वारदात में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस से लूटे गए कुछ हथियार भी बरामद कर लिए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक अपराधी इतना बेखौफ कैसे हो गया कि उसने साजिश के तहत पुलिस वालों को ही घेर कर मार डाला। विकास दुबे नाम के जिस अपराधी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसके खिलाफ 1-2 नहीं पूरे 60 केस दर्ज हैं, वो भी सिर्फ एक थाने। 2000 में विकास दुबे पर इंटर कॉलेज के डिप्टी मैनेजर की हत्या का आरोप लगा। जेल गया और जेल से ही उसने राम बाबू यादव नाम के शख्स की हत्या करवाई। 2001 में विकास दुबे ने राजनाथ सिंह सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी। 2004 में केबल बिजनेसमैन दिनेश दुबे की हत्या का केस विकास दुबे के खिलाफ चल रहा है। 2018 में जेल में रहते हुए इस अपराधी ने अपने ही चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला करवाया, लेकिन कल रात जो हुआ, ये विकास दुबे की जिंदगी का शायद आखिरी गुनाह होगा। पिछले 3 साल में यूपी में अपराध की सबसे बड़ी वारदात है। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या बड़ी बात है, इसलिए इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों को जल्दी से जल्दी सजा तो मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि विकास दुबे नाम के इस क्रिमिनल में इतनी हिम्मत कहां से आई, वो इतना बेखौफ कैसे हो गया कि उसने पूरी प्लानिंग करके पुलिस पर हमला किया। असल में इसके पीछे बड़ी वजह है उत्तर प्रदेश में अपराधियों को मिलने वाला पॉलिटिकल पैट्रोनेज। यह अपराधी बीएसपी के समर्थन से जिला पंचायत का चुनाव जीत चुका था। विकास दुबे की वाइफ समाजवादी पार्टी की सपोर्ट से जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुकी हैं, यानी कहीं ना कहीं कई सालों तक उसे पॉलिटिकल पार्टीज का, नेताओं का संरक्षण मिलता रहा। इसलिए इतने साल तक अपराध करने के बाद भी वो बचा रहा और उसकी हिम्मत बढ़ती गई। उम्मीद है कि ये उसका अंतिम अपराध होगा, उसे जल्दी से जल्दी अपनी की सजा मिलेगी। फिलहाल एक और ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा पानी पानी हुई मुंबई की तस्वीरें जो आपको हैरान कर देंगी। कोंकण रीजन में तो लगातार बारिश हो रही है। मुंबई में भी सुबह करीब 8 बजे शुरू हुई और दोपहर 2 बजे तक बारिश रुक रुक कर होती रही। इसकी वजह से लोअर परेल,
हिंद माता, अंधेरी सबवे, कलियना एयरपोर्ट कॉलोनी, जुहू और कुर्ला समेत कई इलाकों में पानी भर गया। सेंटा क्रूज के कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के बड़े हिस्से में भारी बारिश का अनुमान जताया है। मुंबई के ऊपर दोहरी मुसीबत है। एक तरफ मुंबई के लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और अब मुंबई की मार भी झेलनी है। क्योंकि इस मौसम में बीमारियां ज्यादा होती हैं, इसलिए मुंबई वालों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी परसों राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया था, उसमें कहा था आने वाला वक्त बीमारियों वाला है, इसलिए और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आज नरेंद्र मोदी ने सरहद पर खड़े होकर चीन को जो मैसेज दिया, वो भी चीन तक पहुंच गया है। मोदी के मैसेज पर चीन को कैसे मिर्ची लगी, चीन कैसे चिल्लाया, इसकी डिटेल्स आपको देंगे मेरे सहयोगी पंकज भार्गव।